दोस्तों, आप सभी का आपने अपने से प्यारे से प्रवासी अड्डा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे मॉडल पेपर दूसरे सेकंड मॉडल पेपर को क्या है एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम एक मॉडल पेपर जो है एनालिसिस कर चुके हैं और इससे पहले भी हमने काफी मॉडल पेपर जो है अपने चैनल पर डाल रखे हैं। लेकिन 2023 में जो ऑनलाइन परीक्षा हुई उसके पैटर्न पे आधार पे जो हमारा क्या है सेकंड मॉडल पेपर है। तो आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है गरसोपा जलप्रपात। देखिए आज की सेकंड मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गरसोपा जलप्रपात जो है शरावती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? शरावती नदी के तट पर स्थित है। और बात करूं अगर इसको गरसोपा या जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, गरसोपा या जोग जलप्रपात जो है वो इसी को दोनों एक नाम से कहा जाता है। मुख्य बात जो ध्यान रखे, गरसोपा या जोग जलप्रपात का जो है हाल ही में नाम बदल दिया गया है। तो इसका नाम रखा गया है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका नाम क्या कर दिया? महात्मा गांधी जलप्रपात नाम रखा गया है। तो ये याद रखे, पूछा जाए आपसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो शरावती नदी पर स्थित है। अगर राज्य की बात, स्थिति की अगर बात करें स्थान की, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। इसका नाम बदले हो सकता है आर्मी जो है पुराने जो सिलेबस पे ही चलती है, क्योंकि पुराने क्वेश्चनों को ज्यादा उठाती है। तो हो सकता है आपको जोग जलप्रपात ही पूछ ले कि किस नदी पर बना है, तो शरावती नदी पर बना है। कहां बना है? तो कर्नाटक राज्य। यहां से बस इतना ही पूछा जाता है, या तो नदी पूछी जाती है, स्थल पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगर बात करें क्षेत्र पूछा जाए, राज्य ना दिया, घाटी पूछी जाए, तो ये गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र जो है ये दामोदर घाटी में स्थित है। कहां स्थित है? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा इसके साथ साथ नोट करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा भी पूछा जाता है, तो भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन या सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है या क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य की अगर बात करूं तो झारखंड। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जो है कोयला उत्पादन राज्य है। और क्षेत्र की अगर बात करें तो झारिया क्षेत्र। कौन सा? झारिया क्षेत्र में सर्वाधिक जो है कोयला उत्पादन होता है। और भारत में अगर कोयले की प्राचीन की बात करूं कि सर्वाधिक प्राचीन घाटी कौन सी है, सर्वाधिक पुराना जो प्राचीन कोयला जो क्षेत्र जो है पुराना, वो कौन सा है? रानीगंज। रानीगंज कोयला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे पहले खोजा गया, पहले सबसे प्राचीन कोयले की खदान है रानीगंज। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? देखिए सार्क संगठन, सार्क जो क्या है एक संगठन है। सार्क संगठन जो है इसका पहला अध्यक्ष जो कौन था? तो पहला अध्यक्ष इसका अबुल एहसान जो थे, सार्क संगठन के पहला अध्यक्ष था। सार्क संगठन में 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? सार्क संगठन जो है इसमें 8 देश जो हैं शामिल है इस संगठन में। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन इसका अध्यक्ष पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि कितने देश शामिल हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्थापना। स्थापना इसकी 1987 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? जो है वो इसकी 1987 में हुई। एक पूछा जाता है मुख्यालय। मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू। काठमांडू नेपाल में स्थित है। और काठमांडू जो है वो नेपाल देश की क्या है? एक राजधानी है। तो क्लियर है, मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। कितने देश इस संगठन में शामिल हैं? तो 8 देश इस संगठन में शामिल है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल एहसान थे। अब बात करें, देश भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से सार्क संगठन में सदस्य देश या सदस्य शामिल देश कौन से हैं? तो इसमें याद रखें 8 कौन कौन से देश है। सबसे पहले भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा जो है वो नेपाल, पांचवा भूटान,
और छठा जो देश है वो बांग्लादेश, और सातवां जो देश है वो मालदीव, और आठवां जो देश है वो श्रीलंका। तो सार्क संगठन में कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश जो हैं इस सार्क संगठन में शामिल हैं। तो क्लियर है, मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेपाल की जो राजधानी जो है वो काठमांडू है। स्थापना जो है इसकी 1987 में हुई थी और कुल इसमें 8 सदस्य देश हैं। और इसके पहले जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अबुल एहसान इसके पहले अध्यक्ष थे। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं, ज्यादा जो पूछा जाता है सार्क संगठन का मुख्यालय पूछा जाता है, या मुख्यालय पूछा जाता है, या निम्न में से सार्क संगठन का सदस्य देश या शामिल इस संगठन में निम्न में से कौन सा देश नहीं है या इस संगठन में शामिल देश है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है या किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल जो है वो पूछा गया है कि किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और ये लोथल स्थल है कहां? स्थान की अगर बात करें तो अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में यह स्थित है। मुख्य 2-4 स्थल हैं जो सबसे ज्यादा जो नदी के किनारे नदियां जिनकी पूछी जाती है, जो 17 अप्रैल को जो परीक्षा जो लगी थी ऑनलाइन उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया था। सबसे ज्यादा पूछा गया था हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा कालीबंगा और एक चौथा रोपड़। ध्यान रखिए, रोपड़ पूछा नहीं गया था लेकिन ध्यान रखिए रोपड़ से भी पूछा जाता है। तो लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन जो है वो रावी नदी, ज्यादातर सबसे ज्यादा ये पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। पीछे जो पेपर है 2023 की परीक्षा से पहले भी जो पेपर है उसमें सबसे ज्यादा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु, किस नदी के तट पर? सिंधु। और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के क्या है? तट पर यह स्थित है। तो क्लियर है, ये अपने नोटबुक में नोट करते जाइए जो हम एक्स्ट्रा जो पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि नोट्स जो है एक साथ जो है पर्टिकुलर, हमारा ये मकसद नहीं है कि बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करवा दिया, उसके साथ साथ वहां से रिलेटेड जानकारी, उससे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी क्या है हम करवाते हैं। तो 50 क्वेश्चनों के साथ साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाते हैं, तो अपने साथ साथ नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, मौन घाटी कहां स्थित है? मौन घाटी जो है वो कहां स्थित है? तो सबसे पहले मौन घाटी जो है वो केरल में स्थित है। कहां स्थित है? केरल में स्थित है। ये देखिए मौन घाटी को क्या क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है शांत घाटी, मौन घाटी, एक साइलेंट वैली। शांत घाटी या साइलेंट वैली या मौन घाटी जो है किसको कहा जाता है? इसी के उपनाम है शांत घाटी। तो ये कहां स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। ये उसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, उष्णकटिबंधीय जंगल जो है वो घाटी है। अभी 17 जो अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी उसमें पूछा गया था कि शांत घाटी कहां स्थित है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, फूलों की घाटी, यह भी पूछा गया था। तो फूलों की घाटी कहां स्थित है या किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तराखंड राज्य को। किसको? उत्तराखंड राज्य को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी या फूलों की घाटी जो है। दोनों क्वेश्चन जो है वो 17 अप्रैल को परीक्षा लगी थी उसमें पूछे गए। तो क्लियर है, मौन घाटी, साइलेंट घाटी और शांत घाटी तीनों एक ही को कहा जाता है। ठीक है, और कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए शासक कौन बने? नए प्रधान जो है वो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के जो नए प्रधान जो है, नए शासक जो हैं वो कौन बने थे? तो पी कृष्ण भट्ट जो है इसके नए शासक बने थे। और बास्केटबॉल महासंघ जो है इसकी स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। ये भी ध्यान रखें, बास्केटबॉल जो महासंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और इसके महासंघ के जो शासक जो बने थे, प्रधान जो बने हैं वो कौन है? पी कृष्ण भट्ट है। और इसका मुख्यालय पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए इसका मुख्यालय जो है
बास्केटबॉल महासंघ का इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। स्थापना इसकी ध्यान रखिए 1950 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप जो है उसका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध जो है वो गोल्फ खेल से है। किस खेल से है? गोल्फ खेल से है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां लिख रहा हूं, वो नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक आगाखा कप, एक आगाखा का कप पूछा जाता है। ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी खेल से संबंधित है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है दिलीप ट्रॉफी। ये अभी पूछा गया था परीक्षा में। दिलीप ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट में दी जाती है। किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। इसके साथ साथ दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो दोनों जो है दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दी जाती है। आगा कप पूछा जाता है तो किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। तीसरा फुटबॉल से पूछी जाती है एक डूरंड कप और सुब्रोता कप। ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल खेल से। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से। डूरंड कप और सुब्रोता कप किस खेल में दी जाती है? तो फुटबॉल में दी जाती है। रणजीत और क्रिकेट से दोनों ये पूछी जाती है, और फुटबॉल खेल से सर्वाधिक जो पूछी जाती है डूरंड कप और सुब्रोता कप पूछी जाती है। तो किस खेल में दी जाती है? फुटबॉल में। और रणजी ट्रॉफी जो है वो इसमें क्रिकेट में दी जाती है, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों। और आगाखा कप जो है वो हॉकी में दी जाती है। और राइडर कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? किस खेल में दिया जाता है? तो वो गोल्फ में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? वीर भूमि जो है वो किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो वीर भूमि जो समाधि स्थल है वो राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है। और ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी नोट करें। कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। फिर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी समाधि स्थल पूछी जाती है, इंदिरा गांधी की भी समाधि स्थल पूछी जाती है, और महात्मा गांधी की भी समाधि स्थल पूछी जाती है। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का जो नाम है वो है राजघाट। क्या है? राजघाट। कहां स्थित है? ये भी दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी समाधि स्थल पूछी जाती है, तो इनकी समाधि स्थल है शांतिवन। शांतिवन समाधि स्थल, यह भी कहां स्थित है? तो यह भी दिल्ली में ही स्थित है। और इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किस महान व्यक्ति या किसकी समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी की है। और महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो क्या है? राजघाट है। तीनों समाधियां जो है वो कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सॉरी, राजीव गांधी ये जो वीर भूमि है यह भी क्या है? नई दिल्ली में। मुख्य जो नोट करेंगे चित्रभूमि, चित्रभूमि पूछी जाती है। चित्रभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चित्रभूमि कहा जाता है। और ये कहां स्थित है? ये मुंबई। कहां स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में यह स्थित है। और इसके साथ साथ एक और नोट करेंगे, एक और जो पूछी जाती है उसकी पूछी जाती है जो विजय घाट। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो विजय घाट। विजय घाट किस की समाधि स्थल है? तो है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? तो वो है विजय घाट। कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सभी ये ध्यान रखें। BR अम्बेडकर की जो समाधि स्थल उसको क्या कहा जाता है? चित्रभूमि कहा जाता है। और ये कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान से बस सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए अब तक, और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला ये पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। या जो एक मुख्य बात जो है वो ध्यान रखें, रजिया सुल्तान जो है वो मुस्लिम समाज की पहली महिला शासिक। मुस्लिम समाज की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और किस वंश से थी? ये गुलाम वंश से थी। गुलाम वंश से। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश की पहली महिला
पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। या क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किस मिशन की स्थापना की गई या किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो किस मिशन की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1872 में, सॉरी 1897। फिर इसकी जो स्वामी विवेकानंद की जो जयंती जो है वो मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, जो काफी बार पूछी जाती है। तो इनकी जयंती जो है वो 12 जनवरी, कब मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। या पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस महान व्यक्ति की जयंती बनाई जाती है? तो वो स्वामी विवेकानंद की जयंती बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 12 जनवरी को बनाई जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? ये फ्रांसीसी था। तो ये फ्रांस देश से था। किस देश से था? फ्रांस देश से था। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच नई सीमा हाट का उद्घाटन कहां किया जाएगा? देखिए मई में जो है वो नया बॉर्डर जो है, जो सीमा जो है, हॉट जो दिया गया है, नाम दिया गया है इस सीमा का, हॉट जो सीमा है, बॉर्डर जो है, उसका उद्घाटन जो है वो किस राज्य में कहां किया जाएगा? तो इसका कमीर भोलागंज में किया जाएगा। भोलागंज मेघालय में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? भोलागंज मेघालय में किया जाएगा। किस देश के साथ किया जाएगा? भारत और बांग्लादेश के साथ किया जाएगा। और बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश है। ये भी ध्यान रखें, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ बनाता है। कितने राज्यों के साथ लगती है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 राज्यों के साथ ये सीमा लगती है। अगर लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश जो है वो कौन सा देश है? तो वो बांग्लादेश है। सीमा की लंबाई कितनी है? 4096। इसके साथ साथ यह भी नोट कर ले, कम सीमा जो है, सबसे कम या न्यूनतम सीमा जो है वो अफगानिस्तान की लगती है। किसकी लगती है? अफगानिस्तान देश की क्या है? सबसे कम सीमा लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर सीमा लगती है। और श्री जम्मू कश्मीर से ही क्या है? से लगती है। तो क्लियर है कि जो भोलागंज दिया या तो आपको सथल दे दिया जाए, या राज्य की बात करें तो वो मेघालय राज्य के साथ क्या है? मई में क्या है? इसका उद्घाटन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो वो है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा कहां स्थित है? ये तमिलनाडु में। राज्य भी पूछा गया है कि दोदा बेटा कहां स्थित है, किस पर्वत या किस शिखर की चोटी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और कहां स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और धूपगढ़ भी इसके साथ साथ ध्यान रखें, धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और कहां स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? ये तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और अन्नाईमुडी भी ध्यान रखें, अन्नाईमुडी जो है यह भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? वो अन्नाईमुडी चोटी है। अन्नाईमुडी चोटी कहां स्थित है? तो ये केरल राज्य में। कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो क्लियर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो कौन सी है? अन्नाईमुडी। और धूपगढ़ चोटी जो है वो किस पर्वत की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वत की चोटी है। और कहां स्थित है? सतपुड़ा पर्वत पूछा जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो है वो दोनों पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में दोनों पर्वत जो है वो स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाली श्रेणी या
जो अलग करने वाली पहाड़ी जो है वो कौन सी है? तो मेक्कल पहाड़ी है। वो मेक्कल पहाड़ी है जो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत को अलग करती है या जोड़ती है, दोनों के जो है वो मेक्कल पहाड़ी करती है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? देखिए, आपातकाल की घोषणा करना यानी कि आपातकाल या क्षमादान की या युद्ध के समय जो युद्ध की जो घोषणा करने की जो शक्तियां निहित होती है वो किस में होती है? तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो आपातकाल की घोषणा करने की, जो आपातकाल स्थिति में जो घोषणा करते हैं उसकी शक्तियां जो निहित होती है वो किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है। यहां पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत होती है, किस अनुच्छेद में उसका विवरण है? तो अनुच्छेद 352 में उसका विवरण मिलता है। अब तक जो है भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति लागू हुई है? तो 3 बार जो है वो आपातकाल की घोषणा हो चुकी है अब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है वो कौन थे? वो 2 भाई थे। हरिहर बुक्का जो है वो विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे या विजयनगर की स्थापना की थी। इसके साथ साथ विजयनगर की इन्होंने जो राजधानी बनाई वो भी काफी बार पूछी गई है, तो नोट करें। राजधानी जो है वो हम्पी बनाई थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? हम्पी, कर्नाटक। देखिए आगे सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है हमारा। सेकंड पार्ट जो है वो साइंस का। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव या गैस के लिए जो वृद्धि के लिए अन्य मीथेन गैस भी है, काफी गैसें हैं, लेकिन सबसे उत्तरदायी गैस जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? CO2 गैस जो है वो सर्वाधिक इसकी क्या है? उत्तरदायी गैस मानी जाती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसका जो ये कर्ता जो है वो हमारी पृथ्वी पे जो है क्या है? तापमान में वृद्धि करती है। क्या करती है? तापमान में वृद्धि करती है। सर्वाधिक तापमान वृद्धि के लिए उपयोग उत्तरदायी गैस जो है वो कौन सी है? CO2 गैस है। इसके साथ साथ यह और ध्यान रखें, CO2 गैस जो है पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं उससे जो है ग्रहण जो करते हैं उस समय CO2 गैस का ग्रहण करते हैं। किसका करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस प्राप्त करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो CO2 गैस ग्रहण करते हैं। और प्रतिदिन प्रक्रिया जो है वो कब करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो केवल दिन के समय में करते हैं। क्या करते हैं? दिन के समय में करते हैं। तो क्या होता है? ताप में जब वृद्धि होती है तो क्या है? पौधे जो है, पौधों का क्या है? अधिक विकास होता है। तो पौधों के विकास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो पृथ्वी पर का क्या है? टेम्परेचर जो है वो बढ़ाता है। इसके लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसकी सर्वाधिक उत्तरदायी गैस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेकोमा रोग जो है, ट्रेकोमा रोग का संबंध किस से है? देखिए, किस अंग को प्रभावित करता है? ये किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है। आंख से संबंधित काफी जो रोग हैं वो पूछे जाते हैं, तो नोट करें। ट्रेकोमा पूछा जाता है, ग्लूकोम, एक ग्लूकोमा पूछा जाता है, एक पूछा जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो वो कलर ब्लाइंड। ये क्यों पूछा जाता है? कलर ब्लाइंड। देखिए, कलर ब्लाइंड रोग जो है, वर्णदत्ता रोग जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंड रोग जो है, यह जो है अनुवांशिकी रोग है। अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी रोग जो है वो कौन सा रोग है? तो वो है कलर ब्लाइंड रोग है, जो किस अंग को प्रभावित करता है? ये आंख को प्रभावित करता है। और अनुवांशिक रोग जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है? रूपांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है? रूपांतरण होता है। पीढ़ी दर बढ़ने वाला रोग जो है वो कौन सा रोग है? तो वो कलर ब्लाइंड है, जिसको वर्णदत्ता रोग हिंदी में क्या है? वर्णदत्ता कहते हैं। तो किस अंग से प्रभावित है? तो ये आंख को प्रभावित करता है। और मोतियाबिंद जो है ये भी क्या है? आंख को ही प्रभावित करता है। ग्लूकोमा रोग जो है ये भी क्या है? आंख को ही प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? या पत्तियों का हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल जो है या पत्तियों को क्या है? हरा रंग क्या है? हरा रंग जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण जो है हरा रंग होता है। और क्लोरोफिल के कारण क्या है? पौधे के विकास में भी क्या है? वृद्धि होती है, क्योंकि इससे क्या है? भोजन प्राप्त करते हैं।
तो क्लोरोफिल जो है वो पौधे को क्या है, पौधे के पत्तियों को हरा रंग देता है या हरा रंग होने का कारण है। या पूछ लिया जाए कि हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। देखिए उष्मा जो है वो किस विधि से पहुंचती है, तो उष्मा जो है, सूर्य की उष्मा पूछा गया है। उष्मा जो है वो 3 विधियों से पूछती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि सूर्य की किरण जो है वो पृथ्वी जो है या हम तक जो है, हमारे तक जो पहुंचती है वो विकिरण विधि से पहुंचती है। क्या पहुंचती है, विकिरण विधि से क्या है, पहुंचती है। उष्मा पहुंचने की जो है वो 3 विधियां हैं। कितनी विधि है, 3 विधि। उष्मा जो है गमन करती है या स्थानांतरण होती है या रूपांतरण जो होती है, गमन करती है, चलती जो है वो 3 विधि से चलती है। एक है चालन विधि, चालन विधि से, दूसरी सहवन विधि से, सहवन विधि से, और तीसरी विकिरण विधि से, विकिरण विधि से। तो उष्मा जो गमन करती है वो कितनी विधि है, वो 3 विधियों से गमन करती है। चालन से भी करती है, सहवन से भी करती है, और विकिरण से भी करती है। तो सूर्य की किरण पृथ्वी तक या सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचता है, तो विकिरण विधि से पहुंचता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, सूर्य जो है आप सबको पता है, सूर्य एक क्या है, तारा है। पूछा गया, अभी पूछा गया था, सूर्य एक क्या है, तारा है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लगी थी पीछे, उसमें पूछा गया था सूर्य एक है, तो उसमें ग्रह उपग्रह तारा ऑप्शन दिया गया था। तो सूर्य जो है वो तारा है। और सूर्य का प्रकाश जो है वो, सूर्य का प्रकाश जो है वो किस विधि से पहुंचता है, किरण जो है वो विकिरण विधि से पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड का समय लेता है। कितने समय लेता है, 500 सेकंड का जो है वो समय लेता है, या 8 मिनट 20 सेकंड। क्या है, 8 मिनट 20 सेकंड में जो है वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। किस विधि से पहुंचता है, तो वो विकिरण विधि से पहुंचता है। और उष्मा जो है वो कितने विधि से गमन करती है, कितनी उष्मा जो है वो कितने माध्यम से रूपांतरण होती है, तो 3 माध्यम से रूपांतरण होती है। चालन, सहवन, विकिरण, तीनों से क्या है, उष्मा गमन कर सकती है। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्न में से उष्मा गमन कर सकती है या नहीं कर सकती, ऑप्शन में डाल दे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखें, चालन, सहवन और विकिरण तीनों विधियों से क्या है, उष्मा गमन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए उत्कों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो उत्कों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्कों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, माइकोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। और वायरोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी में उत्कों का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों के क्वेश्चन जो है ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। ये ध्यान रखें, माइकोलॉजी जो है उसमें कवकों का अध्ययन होता है, और हिस्टोलॉजी में जो है उसमें उत्कों का अध्ययन होता है। और वायरोलॉजी जो होता है इसमें वायरस का अध्ययन होता है। वायरस का अध्ययन किसमें होता है, तो वायरोलॉजी में होता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो उत्कों का होता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कवकों का अध्ययन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आरबीसी कणिकाओं का निर्माण कहां होता है। हमारे शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल इंग्लिश में बोल देते हैं, उसका निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो है हमारी हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा जो होता है, उस अस्थि मज्जा में क्या है, आरबीसी का जो है वो निर्माण होता है। एक पूछा गया था, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी जो है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का जीवन काल होता है। 120 दिन तक जो है आरबीसी कणिकाएं जो होती है वो जीवित रहती है। उसके बाद जो है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद जो है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट कहाँ होती है, तो वो पलिया में, पलिया में क्या है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए नष्ट होने के बाद जो है पलिया जो है वो विशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको क्या है, नष्ट कर देता है। इसलिए क्या है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो पलिया को कहा जाता है। यह भी ध्यान रखें, आरबीसी का जो जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, 120 दिन जीवन काल होता है। उसके बाद जो है वो
आरबीसी की जो कणिकाएं जो होती है वो नष्ट हो जाती है और उसके बाद पुनः जो उस कण का निर्माण, दोबारा निर्माण होता है नई कणिकाओं का। तो उनका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो निर्माण अस्थि मज्जा, हमारी हड्डियों की अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी नष्ट कहाँ होती है या कणिकाएं जो कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो पलिया को कहा जाता है, पलिया में यह नष्ट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चावल में अधिकतम मात्रा होती है। देखिए चावल में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो किसकी मात्रा होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की होती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो सर्वाधिक होती है। और कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथलीट जो होता है, स्पोर्ट्समैन जो होता है, उसको तुरंत ऊर्जा, तुरंत एनर्जी के लिए किसका प्रयोग, किस तत्व का या किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है? तो उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत एनर्जी या तुरंत जो है बॉडी जो है एनर्जी क्या है रिलीज के लिए दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्लियर है। जो कार्बोहाइड्रेट जो चावल में जो है वो सर्वाधिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। रिकवरी के लिए सर्वाधिक सबसे फास्ट रिकवरी जो करता है हमारे शरीर में वो कार्बोहाइड्रेट करता है। तो स्पोर्ट्समैन जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए, एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस पदार्थ का सेवन किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठोस जो होता है उससे सीधा क्या है? गैस में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो अर्धव्यपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धव्यपातन कहलाता है। ठोस से सीधा या बर्फ से पूछ लिया, बर्फ से भी पूछा था, बर्फ से गैस में, बर्फ से गैस में परिवर्तन कहलाता है। तो एक ही बात है, गैस बर्फ जो होती है वो क्या है? ठोस होती है और वो गैस में बदलती है। तो वो किसके कारण बदलती है? अर्धव्यपातन के कारण बदलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले तो ये देखिए तापमान, तापमान मापने के अन्य कई जो है वो मीटर हैं। तो यहां सबसे पहले तो ये देखा जाए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? उच्च तापमान पूछा गया है। तो उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह पूछा जाता है शरीर, शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न तापमान, या पूछ लिया जाए निम्न, यानी न्यूनतम को ही निम्न बोलते हैं। निम्न तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए भी किसका? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोमीटर जो है वो हमने कल ही पढ़ा था, दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है, शरीर का तापमान पूछा जाए तो थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। अगर पूछा जाए निम्न तापमान को मापने के लिए तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। उच्च ताप, हाई लेवल का जो तापमान, टेम्परेचर जो होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मार्स गैस किसे कहा जाता है? देखिए मार्स गैस जो है वो मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन गैस को मार्स गैस या गोबर गैस भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है किसको कहा जाता है? तो CH4, यानी जो है मीथेन गैस का सूत्र दिया गया है। तो मार्स गैस जो है वो किसको कहा जाता है? तो CH4 को कहा जाता है। इसका उपयोग जो है वो घरेलू सिलेंडर में किया जाता है। तकरीबन सर्वाधिक उपयोग जो है इसका किसका किया जाता है? जो रसोई सिलेंडर जो होते हैं घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा ये कहाँ पाई जाती है? तो ये दलदली भागों में पाई जाती है। सर्वाधिक गैस जो है दलदली भागों से क्या है? उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी। देखिए मानव नेत्र जो होता है, हमारा जो नेत्र जो होता है वो स्पष्ट देखने के लिए जो अधिकतम जो दूरी जो होती है, स्पष्ट दूरी जो होती है देखने के लिए वो 25 सेमी होती है। क्या होती है? 25 सेमी दूरी कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें जो बीच का जो समय सीमा अंतराल जो होता है वो 25 सेमी का होता है, जिससे हमें क्या है उस फोकस कर सकते हैं, उसको क्या है सही तरीके से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव पूछा जाता है कि हमारे कान पर जो है वो ध्वनि का प्रभाव जो है, कोई व्यक्ति जब बोलता है या पुकारता है तो उसका प्रभाव जो है हमारे कान पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 मिलता है, यानी माइक्रो सेकंड,
1 सेकंड का 10वां भाग तक हमारे जो है कान पर ध्वनि का, किसी प्रकार की ध्वनि का हो सकती है, उसका प्रभाव जो है वो 1/10 या माइक्रो 10 सेकंड तक प्रभाव हमारे कान पर रहता है। तो स्पष्ट देखने के लिए, स्पष्ट दृष्टि दूरी या स्पष्ट ये देख, मानव नेत्र ना देख ऐसे दे दिया जाए, स्पष्ट दृष्टि के लिए कितनी दूरी आवश्यकता है, तो 25 सेमी की आवश्यकता है। और हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है, कितने समय तक प्रभाव रहता है, तो 1/10 यानी माइक्रो 10 सेकंड तक हमारे जो है कान पर किसी भी ध्वनि का प्रभाव रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु का उदासीकरण। देखिए ये गलत हो गया, मिस टाइप हो गया था। परमाणु का उदासीन कण पूछा गया था। उदासीन जो है वो क्या पूछा गया था, कण है। तो उदासीन कण जो है इसमें कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन जो है वो इसमें क्या है, उदासीन कण होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है इसमें क्या है, उदासीन कण होता है। परमाणु में जो है मूलतः 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कण जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें उदासीन कण पूछा गया है, तो वो न्यूट्रॉन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बल की इकाई है। बल की इकाई या एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक या इकाई जो है वो क्या है, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। और बल की सीजीएस मात्रक पूछा जाता है, सीजीएस। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। एसआई मात्रक पूछा जाए या इकाई पूछी जाए तो क्या होती है, न्यूटन की, सॉरी बल की क्या होती है, न्यूटन होती है। सीजीएस पूछी जाए तो डाइन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष या कोष्ठ, कोष्ठ या बोल सकते हैं भाग, कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, सॉरी 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। और मानव शरीर में कितने भाग होते हैं, मानव शरीर में, मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ या भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखिए एक दाएं 2 पार्ट होते, 4 भाग होते हैं, दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं नील और दाएं बाएं नीले, ये 4 भाग होते हैं। ज्यादातर मछली का पूछा जाता है कोष्ठ संख्या की अगर बात करें तो। फिर पूछा जाता है मानव का, पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। एक सर्वाधिक पूछा जाता है, सर्वाधिक जो कोष्ठ हैं वो किस में होते हैं, तो कॉकरोच में होते हैं। कॉकरोच में जो सर्वाधिक कोष्ठ होते हैं, कितनी संख्या होती है, तो 13 कोष्ठ पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोष्ठ, सर्वाधिक जो हृदय के जो भाग जो होते हैं, सर्वाधिक किस जानवर के होते हैं, तो वो कॉकरोच के होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो 13 भाग होते हैं। तो क्लियर है, मछली में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने पाए जाते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं। और सर्वाधिक कोष्ठ जो है किस में पाए जाते हैं, कॉकरोच में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 13 पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है या बदलता है। देखिए कोई रासायनिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है रूपांतरित करता है। तो देखिए सबसे पहले पवन चक्की, पवन चक्की जो है वो गति ऊर्जा बोल सकते हैं या पवन ऊर्जा बोल सकते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसको, गति ऊर्जा। क्योंकि पवन चक्की जब घूमती है तो हवा या गति ऊर्जा जो है, गति जो करती है उसको किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। पूछा क्या गया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछा गया है। बैटरी राइट आंसर होगा। बैटरी जो होती है वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। फिर बात करें बल्ब की, बल्ब जो है वो कौन सी ऊर्जा, तो बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत की खपत करता है, विद्युत को खर्च करता है और खर्च उसके बाद क्या है, ऊष्मा देता है या प्रकाश ऊर्जा बोल सकते हैं, ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा दोनों। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो बल्ब करता है। और लाउड स्पीकर भी ध्यान रखें, लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो लाउड स्पीकर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां से, एक तो पूछा जाता है लाउड स्पीकर से और दूसरा माइक्रोफोन से।
दोनों की कंडीशन जो है, दोनों की वैल्यू जो है क्या में कंफ्यूजन करती है सबसे ज्यादा। तो लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और माइक्रोफोन जो है वो इसका विपरीत करता है, ध्वनि ऊर्जा को। किसको? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये ध्यान रखें, दोनों एक की कंडीशन याद रखें, एक की वैल्यू ध्यान रखें। या तो लाउड स्पीकर याद कर लो या माइक्रोफोन याद कर लो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को क्या है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को क्या है, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगर पूछा जाए कि बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतर करता है, ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, प्रकाश और ऊष्मा दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, या तो प्रकाश दिया होगा मिलेगा या ऊष्मा ऊर्जा मिलेगा। तो क्लियर है? चलिए यहां से हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है। तीसरा पार्ट यानी मैथ का। पहला क्वेश्चन दिया गया, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो बताओ दोनों उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर कितने दिन में क्या है, पूरा करेंगे। कुल दिन पूछा गया है दोनों व्यक्तियों का। तो 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को क्या है, 15 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। यानी काम जो है, दिन जो है हमारे पास कितने हो गए? 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए टोटल? हमारे पास 30 दिन हो गए। तो काम निकालेंगे तो 30, 10 में 30 का भाग देंगे तो कितने पर? 3 चल जाएगा। 2 ये 2 पे चल जाएगा। तो काम कितने आ गए हमारे पास? 5 आ गए। वैल्यू 5 आ गई। कुल काम कितने हैं हमारे पास? 30 काम है। तो 5 से भाग दे देंगे, यानी 6 दिन में। दोनों मिलकर जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में मिलकर करेंगे। दोनों का पूछे या कुल काम पूछे तो इस तरीके से, यहाँ 5 दिया हो या यहाँ 5 दिया हो या 10 दिया हो, तो उनका एलसीएम ले लेना, कुल आ जाएगा। फिर इसको एक एक की वैल्यू निकाल लेना भाग देके, और उसके साथ भाग में फिर क्या है, कुल काम जो वैल्यू जो निकल के आ रही है, वैल्यू और कुल काम को क्या है, भाग में लगा देना, कुल दिन आ जाएंगे या कुल काम निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या पूछा गया है? एक वृत्त जो है उसकी त्रिज्या दी गई, हमें क्या दी गई, यानी आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या दी गई है 7 सेमी, वो तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो क्या होता है, वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर हमारे पास यानी त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या कितनी है हमारी? 7 सेमी दी गई है। त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेमी। और त्रिज्या क्या है, स्क्वायर में दी गई है, तो 2 बार 7 लिख देंगे। 7 से 7 काट देंगे, फिर इसको करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 154 आ जाएगा। तो याद रखिए, सूत्र भी काफी बार पूछा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या हमारे पास दी गई थी, कितनी थी? 7, और हम वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7। आप सबको पता है पाई का मान जो होता है, वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 22/7 होती है, गुणा 7 × 7 लगा दिया, 154 हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 450 में से घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 450 में घटाने से संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी वर्गमूल या वर्ग बन जाए। तो पहले हम लिखेंगे 450। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोल्व होते हैं। तो 450 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, वर्ग बनती हो किसी संख्या का। तो 6 माइनस करके देखते हैं। 6 माइनस करेंगे तो ये 444 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 444। 444 किसी भी संख्या का क्या है, वर्गमूल जो है वो नहीं होता, क्योंकि 21 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? वो 441 होता है। 22 का वर्गमूल होता है वो 484 होता है। तो हमारा ऑप्शन ये भी क्या है, गलत है। फिर माइनस 450 में 7 माइनस करते हैं, तो 7 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 443। कितना आ गया? 443 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 8 माइनस करेंगे तो 442 भी किसी संख्या का क्या है, वर्ग नहीं है। फिर हम
450 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 441। तो 441 किस संख्या का वर्ग होता है? तो 21 संख्या का क्या है? वर्ग होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 9। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा जो है वो किस पे? ऑप्शन पे ही क्या है? सोल्व होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक गाड़ी 200 मीटर दूरी को 9 सेकंड में पार करती है तो चाल किलोमीटर में ज्ञात करो। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। चाल जो है हमें किस में दी गई है? मीटर प्रति सेकंड में। किस में दी गई है? मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। चाल ज्ञात करने का सबसे पहले तो सूत्र ध्यान रखें। चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो वह है दूरी बटे समय। क्या है? दूरी बटे समय। और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने से क्या करते हैं हम? 5/18 या 18/5 से क्या भाग करते हैं। तो दूरी हमारे पास कितनी दी गई है? 200 दी गई है। फिर हमारे पास समय कितना दिया गया है? दूरी बटे समय, तो समय 9 सेकंड का दिया गया है। गुणा चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में हो तो मीटर प्रति सेकंड में हो, किलोमीटर सेकंड में पूछी गई है तो 18/5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 से। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया जाता तो क्या करते? 5/18 इसका उल्टा कर देते। तो काटते हैं इसको, ये 2 से कट जाएगा और ये हमारा 40 से कट जाएगा। तो चाल निकल के आगे हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 180 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर रवि को 25% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि खरीदी कितने में थी? 25%। क्या है? 25% की हानि होती है। 25% की क्या होती है? हानि होती है। कितने पे होती है? कोई वस्तु जो है वो 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए की बेचने पर रवि को क्या है? 25% की हानि होती है। प्रतिशत जो होता है वो पूर्ण अपने आप में 100 में पूर्ण होता है। 100% जो होता है वो कितने पे ज्ञात होता है? 100 पे होता है, सैकड़ों पे होता है। पूर्ण क्या है? वो 100 पर होता है। तो 15,000 रुपए मैं यहां लिखूंगा। 15,000 रुपए जो है वो कितने प्रतिशत है? 25% की तो हानि हो गई, तो 25% 100 में से कितने हो गए? 75%। 15,000 रुपए जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर हैं? जो 15,000 रुपए हैं वो 75% के बराबर बचे हुए हैं। पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य यानी 100% की वो संख्या क्या थी, सॉरी वो रुपए कितने थे, तो 100% पूछा गया है। क्या पूछा गया? 100% जो पूछा गया है। क्रय मूल्य जो होता है वो 100 होता है, अपने आप में पूर्ण हो जो होता है। हानि होगी 15,000 रुपए की, कितने के बराबर हानि हुई है? तो हानि 75 पे हुई है। तो 25,000 रुपए किसके बराबर रखता हूं मैं? बराबर किसके रखूंगा? 75% की। पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य क्या है? 100% निकालना है हमें। तो 25 को इसको काट देंगे 75 से 2 से, ये हमारा बच गया 200 इंटू ये हमारा हो गया 20,000। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 20,000 आ जाएगा। वो वस्तु जो थी वो क्या थी? 20,000 रुपए की थी, उसको 15,000 रुपए में बेच दिया तो 25% की हानि हो गई। इसमें दिया गया था ये 15,000 रुपए जो है वो 75% के बराबर दिया गया था और 100% हमें पूछा गया था। तो क्लियर है। इसी तरीके का कभी भी कैसा भी सवाल पूछा जाए तो पहले सवाल को पढ़ेंगे। क्या दिया? यहां हो सकता है 10,000 रुपए दे दिया जाए कि 10,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, उसको 10% की हानि हुई, तो वो 10,000 रुपए किसके बराबर रखे जाएंगे? वो 90% के बराबर रखे जाएंगे। अगर 20% की हानि होती तो वो 10,000 रुपए 80% के बराबर रखे जाएंगे। और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणा क्या है? 100 लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। 10% वार्षिक के हिसाब से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ब्याज। कितना दिया गया है? 600 रुपए। समय भी दिया गया है, हमारे समय कितना दिया गया है? 5 वर्ष का। दर भी दी गई है, कितनी दी गई है? 10%। पूछा क्या गया है? ब्याज। क्या पूछा गया है? ब्याज पूछा गया है कि ब्याज ज्ञात करो। तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 बटे दर गुणा समय या समय गुणा दर, एक ही बात है दोनों। तो ब्याज सभी हमारे पास ब्याज भी दिया गया है तो ब्याज के समान ब्याज रखूंगा। ब्याज कितना दिया गया है? 600 रुपए दिया गया है इंटू 100।
दर कितनी दी गई हमारे पास, दर जो है वो 10% दी गई है। समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष का दिया गया है। तो 10 से 10 काट देंगे, 5 से 2 बार काट देंगे, तो मूलधन जो है वो कितना आ गया हमारा, 1200 रुपये आ गया। क्या गया हमारा मूलधन, कितना आ गया, 1200 रुपये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, y प्लस 8 बराबर 10 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प y का सही मान दर्शाता है, या y का मान कैद करो। देखिए थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे 2 आएगा। ये संख्या जो है वो ये है y प्लस 8 बराबर 10, ये दिया हुआ है हमारे को। 8 को इस तरफ ले जाएंगे, 8 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा y बराबर 8 जो है इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। और 2 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो गया, भाग में लग जाएगा। तो y बराबर 2/2, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। देखिए 360 डिग्री का कोण जो होता है, बिंदु जो होता है, एक बिंदु पे जो है वो 360 डिग्री का कोण जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो 360 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। वो अपने में पूरा संपूर्ण होता है। संपूरक कोण जो कहा जाता है, या संपूरक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, अधिक कोण और समकोण भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो देखिए अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम के कोण को, कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। अब देखिए समझेंगे, कोई भी कोण है, पूरक कोण तो हमारा, संपूरक कोण तो हमारा हो गया 360 डिग्री का। अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक, यानी 90 डिग्री से अधिक मैं बोल सकता हूं 95 डिग्री या 110 डिग्री या 160 डिग्री। और 180 से कम, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य का कोण, जैसे पूछ लिया जाए 165 डिग्री का कोण होता है तो क्या होता है, वो अधिक कोण बोला जाता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या है, कम। दूसरा समकोण, समकोण कोण जो होता है वो 90 डिग्री के, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से अधिक को क्या है, समकोण कहा, अधिक कोण कहा जाता है। और संपूरक कोण जो है वो 360 डिग्री को कहा जाता है। चलिए अगला, एक खेल मैदान में 70% लड़के, एक कोई खेल मैदान है, खेल ग्राउंड है, उसमें 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की कुल संख्या 600 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। कुल नहीं पूछा गया, लड़कों की पूछा गया। देखिए लड़के कितने प्रतिशत दिए गए हैं, 70% दिए गए। कितने प्रतिशत दिए गए हैं लड़के, 70% दिए गए। फिर लड़की, प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, प्रतिशत अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। अगर 100 में से 70% लड़के थे तो लड़कियों की संख्या कितनी बच गई, 30%। तो मान सकते हैं लड़की जो है वो 30%। फिर दिया गया है लड़कियों की संख्या दी गई है, लड़कों की संख्या नहीं दी गई। लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 600 दी गई है। कितनी दी गई है लड़कियों की संख्या जो है वो 600 दी गई है। तो मैं रख सकता हूं 600 जो लड़कियों की जो संख्या है 30% के बराबर है। 30% लड़की है और 30% में कितनी लड़कियां हैं, तो 600 लड़कियां हैं। पूछा क्या गया है, 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है लड़कों की संख्या, लड़की 30% के बराबर रखती, लड़कों की संख्या क्या है पूछी गई है। तो लड़के कितने हैं, 70%। 10 से 10 काट देंगे, 3 को काटेंगे 20 से तो 7 दूनी 14। तो लड़कों की संख्या जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 14 आ गई। कितनी आ गई, सॉरी 1400 आ गई। लड़कों की संख्या निकलकर कितनी आ गई, 1400 आ गई। दूसरा तरीका देखिए, 600 हमारे पास लड़कियां दी गई थी
और लड़कियां कितने प्रतिशत दी गई थी, 30%। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि कुल संख्या ज्ञात करो, ग्राउंड खेल में कुल संख्या ज्ञात करो, तो कुल कितनी होती है, 100, यानी 100% ज्ञात करो। तो 100% से भी हम इसको क्या है निकाल सकते हैं, ये हो गया 20, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा, 2000 आ गया। लड़कियां कितनी थी, 600, तो 600 इसमें से माइनस कर देंगे तो लड़के आ जाएंगे हमारे कितने, 1400। तो कुल पूछा जाए तो 100% रखेंगे। अगर प्रतिशत दिया हो, जैसे लड़के दिए गए हैं 70% लड़के हैं दिए गए हैं, अगर लड़के भी 37% नहीं दिया गया, अगर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हो 30% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 600 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो पता है आपको 30% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बच गए, 70% बच गए। तो ऐसे सोल्व कर लेंगे, चाहे कुल निकाल के कर लेना या प्रतिशत से निकाल के कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान जो है वो कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/1√3 होता है। कितना, 1√3 होता है। ये मान ज्ञात कर लेना। ज्यादातर tan 30 और tan 60 डिग्री का मान पूछा जाता है, तो tan 60 का कितना मान होता है, 1 मान होता है। ये दोनों क्वेश्चन अभी परीक्षा में पूछे गए थे, अप्रैल में परीक्षा लगी थी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको क्या है सारणी को याद ही रखे। ज्यादातर tan के ही मान पूछे जाते हैं, tan 45 और tan 60 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, 0.04 को भाग देना है। संख्या क्या दी गई हमारे पास, 0। 4 भाग में क्या दिया गया है, 0, 2। तो आप सबको पता है 0 हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगी। तो 4 की देखिए, 4 की 0 हटाएंगे तो 3 के बाद 3 0 लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, 3 0 लग जाएगी। फिर 2 की हटाएंगे तो 2 की कितने हैं, पॉइंट कितने संख्या के बाद है, पॉइंट कितनी संख्या से सॉरी पहले है, तो वो 2 संख्या से पहले है, तो 2 लिख देंगे, 2 0 लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, ये हमारा 2 से 2 कट गया, ये इसको काट देंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल दिया हो देख लेना, जितनी संख्या पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतनी ही 0 लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 10 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष हो तो बाकी लड़कों की, यानी बचे हुए कुल लड़कों की नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन को समझे, बाकी लड़कों की पूछी गई है। यानी 10 कुल लड़के थे, 2 लड़कों की निकाल दी गई है, उसके बाद 8 लड़के बच के 8 लड़कों की पूछी गई है। तो सबसे पहले कुल निकालेंगे। 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। कितनी है, 12 वर्ष। तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120। यानी 10 लड़कों की औसत आयु हमारे पास निकलकर कुल वैल्यू आ गई कितनी, 120। फिर दिया गया पहले 2 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष दी गई है। तो 10 वर्ष को गुणा करेंगे तो यानी 20। कितना करेंगे, 20 कर देंगे। तो अब हमारे पास औसत कितनी बच गई, 120 जो वैल्यू निकल के आई थी हमारे सामने, वो कितने लड़कों की आई थी, 10 लड़कों की आई थी। अब पूछा कितनी गए बाकी लड़कों की, तो बाकी लड़के कितने, 8 लड़के। तो यहां कितने बच गए, 8 बच गए। 2 को माइनस कर देंगे, 8 लड़के बच गए। कुल वैल्यू कितनी बच गई, तो कुल वैल्यू 120 थी कुल, उसमें से 20 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 लड़के माइनस हो गए। तो ये हमारे आ जाएगा 100। तो 100/8 को इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 वर्ष। तो 8 लड़कों की यानी बाकी बचे लड़कों की औसत आयु कितनी है, तो 12.5 यानी 12.5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया 1500 का कितना प्रतिशत 600 होता है। क्या पूछा गया, 1500 का कितना प्रतिशत 600 होता है, यानी 600 होता है। 600 जो संख्या पूछी जाए वो ऊपर रख देंगे। प्रतिशत 600 पूछा गया कि 600 जो संख्या है, ये 600 जो संख्या है ये 1500 की कितने प्रतिशत है। तो 600 मान जो पहले पूछा गया है वो ऊपर रख देंगे। फिर संख्या कितनी है, 1500 पूछी गई है। कितनी पूछी गई हमसे, 1500 पूछी गई है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, 100 से क्या है गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे 2 0 से 2 0 काट देंगे। क्या काट देंगे, 2 0 से क्या है 2 0 काट देंगे। सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, रुक सॉरी। क्या पूछा गया था हमारे पास, 1500 पूछा गया था, तो भाग में लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग में लगा देंगे। तो क्या पूछा गया है, 1500 इंटू 100/600। 100/600 2 0 से क्या है 2 0 काट देंगे। नहीं ये गलत हो गया। 1500 का कितना प्रतिशत 600 होता है,
मतलब प्रतिशत पूछा गया है, तो 1500 कोई संख्या है, ये सही है। इसी तरीके से होगा, ये गलत हो गया था। जो संख्या पूछी गई है उसका मान क्या है, ऊपर रख देंगे। तो इसको काटेंगे 3 से, ये 2 पर कट गया, या क्या है 5 से कट जाएगा। कितने कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। इसको काटेंगे किससे, 20 से, ये सॉरी 20 से कट जाएगा, तो 20 दूनी 40%। देखिए मिस हो गया था थोड़ा, समझे क्वेश्चन को, दोबारा समझेंगे। 1500 का कितना प्रतिशत 600 होता है, यानी 600 जो एक बार मान लेते हैं हम ये कोई पैसे हैं या वस्तु है, 600 वस्तुएं 1500 के कितने प्रतिशत हैं जो पूछा गया है। 600 पूछा गया है तो 600 का मान ऊपर आ जाएगा, नीचे 1500 के बराबर पूछा गया है। प्रतिशत निकालने के लिए आप सबको पता है 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 ये है 20 बार कट जाएगा। तो बी हमारे पास बच गए 2 इंटू 20, तो यानी 40% के बराबर है। 600 जो है 1500 की 40% के बराबर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 20 और 5 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात या मध्य अनुपात ज्ञात करो। मध्य अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला आप सबको पता है, a इंटू बी होता है। क्या होता है, a इंटू अंडरूट बी होता है। तो अब हम मान रखेंगे अंडरूट में a क्या दिया गया है, मध्य अनुपाती में हमें 20 दिया गया है, इंटू 5 दिया गया है, तो रूट कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। सोल्व करेंगे, रूट को सोल्व करेंगे, बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस आंसर का, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 10 ए ऑप्शन होगा। मध्य अनुपाती दिया हो, कभी भी कितना भी दिया हो, या 5 दिया हो, 5 और 20 का पूछा हो, या 20 और 10 का पूछा हो, तो इस सूत्र से क्या है, ये सूत्र से सोल्व कर लेना, a इंटू बी होल स्क्वायर एंड रूट ए इंटू बी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एक गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मीटर प्रति सेकंड में। देखिए चाल पूछी गई, किस में पूछी गई है, मीटर प्रति सेकंड में पूछी गई, दी किस में गई है, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड में दी गई है, तो 5/18 से कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड में पूछी जाए तो 5/18, किलोमीटर में पूछी जाए तो 18/5 से। ये काट देंगे, कट जाएगा हमारा 4 से, तो ये 20 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगी। हमारी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक क्वेश्चन शायद छूट गया था बीच में, एक क्वेश्चन शायद अपना छूट गया, नहीं क्लियर है। 44 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुने। संख्या चुनने हमें कोई सीरीज दी गई है, तो देखिए 16 जो होती है वो 4 की स्क्वायर होती है। किसकी होती है, 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16 होती है। 64 जो होती है वो किसकी होती है, 4 की क्यूब होती है। तो ये तो पता चल गया हमें, एक संख्या स्क्वायर है और एक संख्या क्यूब है, तो हम मिलाएंगे 4। पहला ऑप्शन जो है 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 होती है। 2 की क्यूब कितनी होती है, 6 होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 5 25 दूसरा ऑप्शन, 5 की स्क्वायर 25 होती है, 5 की क्यूब 125 होती है, इसको एक बार पेंडिंग रखेंगे। फिर देखेंगे 36 6 की स्क्वायर होती है, आप सबको पता है, और 6 की क्यूब जो है वो कितनी होती है, 216 होती है। यहाँ क्या दिया गया है, 206, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 नंबर, 28 छात्रों की एक पंक्ति। यहां कुल छात्र पहले दिए गए हैं, 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 10वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में बाएं से नीरज का स्थान है। स्थान पूछा गया है, ये वैसे ये 10 था ऐसे, तो कौन सा स्थान। देखिए कल हमने एक मॉडल पेपर में चर्चा की थी, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, वो किस कंडीशन पे थी, जिसमें कुल छात्र निकालने हो। जैसे दिया हो कि पंकज का दाएं से 15वां स्थान और बाएं से 20वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। अगर कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी हो, कुल छात्र या कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम इससे करेंगे लेफ्ट राइट, यानी दायां प्लस बायां, या ऊपर से दिया हो या नीचे से दिया हो प्लस करेंगे। यहां कुल दिए हुए हैं, यहां स्थान पूछा गया है, तो यहां क्या करेंगे हम, कुल संख्या माइनस लेफ्ट या राइट,
दाया बाया या ऊपर नीचे +1 लेफ्ट। तो शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं कुल प्लस लेफ्ट सॉरी माइनस और लेफ्ट 1। तो कुल कितनी दी गई है हमारे पास 28। पंक्ति में कितने छात्र हैं 28 दिए गए। फिर लेफ्ट में या दाया या बाएं में दिया गया है 10वां स्थान। कौन सा दिया गया है 10वां। 10 इससे माइनस हो जाए +1 हो जाएगा। इसमें करेंगे 18 प्लस में करेंगे 1 तो 19वां स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा 19वां स्थान होगा। एक बार और समझेंगे, अगर कुल छात्र दिए हो, अगर जैसे इस तरीके से कुल छात्र दिया हो इस क्वेश्चन को दाएं से दिया, इससे पूछा जाएगा ऊपर से 10वां स्थान, नीचे से क्या है 8वां स्थान है, नीचे से कौन सा स्थान होगा। कुल छात्र दिए हो तो कुल संख्या कुल टोटल रख लेना, फिर लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे दिया हो उसको क्या उसमें से माइनस कर देना, 1 जोड़ देना। अगर पूछा जाए कुल ना दिया हो, कुल पंक्ति में पूछा जाए तो लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे में क्या है 1 माइनस कर देना। तो क्लियर है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 2 5 9 14 20 कोई संख्या दी गई है, इसको पूर्ण रूप करें, पूरा लिखें। तो सबसे पहले गैप देखेंगे। आप सबको बताया ऐसे सीरीज में श्रेणी में दी उसमें गैप ही मिलता है। तो 2 और 5 के बीच में कितने का गैप है 3 का गैप है। और 5 और 9 में कितने का गैप है 4 का गैप है। और फिर 4 और 14 में कितने का गैप है 5 का गैप है। और 14 और 20 में कितने का गैप है 6 का गैप है। तो 20 के बाद 7 का गैप होगा, क्योंकि कंटिन्यू 3 4 5 6 7 चल हैं, तो 7 का गैप होगा। तो अगली संख्या क्या होगी हमारी 27 होगी। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा राइट होगा। रीजनिंग के जो है आर्मी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, लेखक कलम। देखिए लेखक जो होता है उसका संबंध जो है वो कलम से होता है। कलम से होता है, क्या होता है कलम से होता है। तो यहां बंदूक दिया हुआ था, इसमें लिखा नहीं गया है, मिसटाइप हो गया। तो बंदूक दिया हुआ था, तो बंदूक का जो संबंध है वो किससे होता है। तो डॉक्टर से भी नहीं होता, डॉक्टर से भी संबंध नहीं होता, अध्यापक से भी नहीं होता। तो एक शिकारी का संबंध किससे होता है बंदूक से होता है। जैसे एक लेखक का संबंध जो है कलम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज की मॉडल टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है BCEFHI। तो देखिए सबसे पहले ABCD में A आता है, क्या आता है A आता है, A के बाद आता है B और C के बाद क्या आता है D आता है, D आता है। D नहीं दिया हुआ है, उसके बाद क्या है EF के बाद क्या आता है G आता है, क्या आता है G आता है। यानी कि एक एक शब्द का क्या है गैप दिया गया है। A को छोड़ दिया, फिर BC दे दिया, फिर D को छोड़ दिया, फिर EF दे दिया, फिर G को छोड़ दिया, फिर HI छोड़ दिया, HI दे दिया। तो HI के बाद क्या आता है J आता है, क्या आता है J आता है। J के बाद J छोड़ देंगे, J के बाद क्या आएगा KL। तो D ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो अपना स्कोर जो है आपने हमारी क्लास को पूर्णतः देखा है और आपने हमारे साथ पेपर को एनालिसिस किया है, आपका स्कोर काउंट किया है, वो एक बार हमारे कमेंट में शेयर अवश्य करें ताकि हमें पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। एक महत्वपूर्ण बातें और बता दें, PDF के लिए काफ़ी मैसेज आते हैं, तो हमारी जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासों की ओरिजिनल PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट चैनल पे क्या है डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और अभी तक हमारे सेडा क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी अभी डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।